तो लास्ट क्लास में मैंने ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कराया था, है ना। हमने पहले ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कैथोड पे कुछ डिपॉजिट होता है, एनोड पे कुछ डिपॉजिट होता है। अब कैथोड पे मान लो कोई मेटल डिपॉजिट हुआ, एनोड पे कोई नॉन मेटल डिपॉजिट हुआ, तो उसका अमाउंट कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। कैथोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, एनोड पे कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी बतानी है उसकी, कितना मास डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको करा रहा था। इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये था कि सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज ने इसके लिए दो लॉ दिए थे बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट लॉ ये था कि कितना अमाउंट केमिकल का डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द स्पीशीज डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज पास्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज पास्ट, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, फैराडेज कांस्टेंट। यहाँ पर अगर आप इक्वल टू का साइन लगा दोगे तो यहाँ फैराडेज कांस्टेंट NF, नंबर ऑफ मोल्स एंड चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाता है। और फिर नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करोगे, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, मास अपॉन मोलर मास Q अपॉन NF। Q है यहाँ पे चार्ज, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, W है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड, ये मैं लिख दूंगा आपका अभी, Q सॉरी M सर Q अपॉन, हाँ हाँ बताओ। सर हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स से करेंगे, और कुछ करना है बताओ। तो यही करते हैं, ओके, केमिकल काइनेटिक्स। वही चल रहा है ना स्कूल में भी। यस सर। हाँ तो वही करेंगे फिर, ठीक। तो एम क्यू अपॉन एन एफ हो गया, और क्यू का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई इंटू टी। तो क्यू की जगह में आई इंटू टी लगा सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम आई टी अपॉन में अपॉन में एन एफ। अब ये सारे टर्म जो है इनका मतलब लिख देता हूँ मैं। डब्ल्यू क्या है इसमें, डब्ल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड, ठीक है। एम है मास ऑफ सॉरी स्पीशीज लिख देते हैं, मास ऑफ स्पीशीज डिपॉजिटेड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा डिपॉजिट नहीं होता ना, यानी मेटल या नॉन मेटल जो भी डिपॉजिट हुआ है उसका इलेक्ट्रोलाइट स्पीशीज डिपॉजिटेड। मोलर मास ऑफ दैट स्पीशीज, मोलर मास ऑफ दैट स्पीशीज, ये कैपिटल एम होगा, ठीक है। आई करंट है, करंट पास, कितना करंट पास किया हमने, टी टाइम है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट, कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए। एन वही है जो उसमें होता था ना, अभी पिछले हमने नॉन इक्वेशन करी थी उसमें। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता है फिक्स होती है 96487 कूलम पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू फिक्स होती है फैराडेज कांस्टेंट। तो ये था आपका पहला फॉर्मूला। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट फैराडेज का फर्स्ट लॉ जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड को बताता है। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, अब ये लॉ की डेफिनेशन भी मैं बुक से ही लिखवा देता हूँ आपको, एक बार बुक की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सेकंड लॉ ये, क्या बोल रहे हो, मैं देख के लगा आपकी स्क्रीन पे कोई ऐप वगैरह कुछ खुल गया गलती। नहीं नहीं गलती से नहीं खोला वो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
थर्मोडायनेमिक्स नहीं, सॉरी, सेकंड फैराडेज लॉ। तो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ डिफरेंट substances liberated by same quantity of electricity under same time, या same quantity of electricity uh, passing through same quantity of electricity for same time, तो फिर आ ही जाएगा passing through an electrolyte are proportional to their chemical equivalent weights, their chemical equivalent weights। इसका मतलब क्या है वो समझो। इक्विवेलेंट वेट्स होते हैं एटॉमिक मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कैटायन। क्या मतलब है इसका, देखो समझो ध्यान से। अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला वो ये फॉर्मूला था कि ये जो W इज इक्वल्स टू एम आई टी अपॉन एन एफ निकाला, या एम क्यू अपॉन एन एफ, ये भी एक्चुअली यूज हो सकता है कभी, ठीक है, याद रखना। तो दोनों यूज हो सकते हैं। अगर चार्ज दे दिया जाए कूलम में तो एम क्यू अपॉन एन एफ हो जाएगा, अगर करंट और टाइम दिया जाए तो एम आई टी अपॉन एन एफ होगा। तो ये पहला फॉर्मूला जो था ये बता रहा था कितना मास डिपॉजिट होगा अगर करंट और टाइम दिया जाए एक पर्टिकुलर चीज का। अब वो बोल रहे हैं दो अलग अलग सेल है, मान लो एक सेल ये है, इसमें कैथोड एनोड है, ठीक है, और इसके अंदर जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन मान लो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। तो नेगेटिव कैथोड और ये पॉजिटिव एनोड, ये कैथोड आ गई। तो कैथोड पे जिंक डिपॉजिट होगा, ठीक है, Zn2+ जो सोल्यूशन में होगा वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, धीरे धीरे करके कैथोड के ऊपर जिंक की लेयर बन जाएगी। तो कितना मास कैथोड का डिपॉजिट होगा वो हम किससे निकाल सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा W अपॉन एम आई टी अपॉन W इज इक्वल टू एम आई टी अपॉन एन एफ। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो इसमें m आएगा मोलर मास ऑफ जिंक, जिंक का मोलर मास 65 होता है। मान लो हमने 5 एम्पेयर करंट पास किया और 10 सेकंड के लिए किया सिर्फ, तो 10 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, n क्या होगा, Zn2+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2+ चार्ज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो n की वैल्यू 2, फैराडेज कांस्टेंट 96487। ये वैल्यूज लगा के आपका क्या आ जाएगा, कितना मास जिंक का डिपॉजिट हुआ। लेकिन अब इसी सिचुएशन में मैं क्या क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें कि इमेजिन करो, ये तो तुमने निकाल लिया जिंक का कुछ भी मास डिपॉजिट हो गया तुम्हारा, यहाँ निकाल दिया तुमने कि जिंक का भाई इतना मास, इतना ग्राम मास डिपॉजिट हुआ, इतना ग्राम। अब मैं बोलता हूँ एक सिमिलर सेल और है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर सेल है ऐसा ही, लेकिन इसके अंदर क्या है, सोल्यूशन में जिंक सल्फेट नहीं है इस बार सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, सोल्यूशन में इस बार कॉपर सल्फेट है। अब अगर, और इसमें कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है, इस बार यहाँ पे कॉपर के आयन Cu2+ आयन रिड्यूस होके इस कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा अगर सेम करंट पास किया जाए, मास यानी कि जो करंट इसमें पास किया था वही इसमें पास करूं, उतने ही टाइम के लिए करूं, ठीक है, तो कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा। तो ये निकालने के लिए ना हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो मास डिपॉजिटेड होता है किसी भी मेटल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके इक्विवेलेंट वेट के, ई के,
इक्विवेलेंट वेट, मास ऑफ अ स्पीशीज deposited on electrode on an electrode is proportional to its equivalent weight, उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो इससे इक्विवेलेंट वेट बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। मास इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और अगर ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा तो एक फॉर्मूला बन सकता है W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन E2। ठीक है, यानी कि एक मान, इस फॉर्मूले को मैं जिंक और कॉपर वाले केस में कैसे लगाऊं। जैसे मुझे पता चल गया, एक साइड पे मैं ले लूं मास ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, दूसरी साइड पे ले लूं मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो अगर मुझे मास ऑफ जिंक पता लग चुका है और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक निकालना और कॉपर का निकालना बहुत आसान होता है, ये कोई इसके लिए वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती, इसमें बस मोल और मास लगता है। ठीक है, अगर मुझे ये मास ऑफ जिंक पता लग गया, ठीक है, मास ऑफ जिंक पता लग गया, इक्विवेलेंट वेट मुझे पता ही होते हैं, तो मैं कॉपर का वेट निकाल पाऊंगा आराम से, कितना डिपॉजिट होगा। तो वही ये फॉर्मूला आपका काम आता है। ठीक है, तो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है कि W1 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन में E2। ठीक है, अब E क्या है, E मैं ओपन करके लिख देता हूँ। E होता है मोलर मास अपॉन में n की वैल्यू वही है, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज हो रहे हैं। तो इस साइड को W1 M1 और N1 ले लो, M1 अपॉन N1, और दूसरी साइड को W2 M2 अपॉन N2 ले लो। ठीक है जी, तहुरा समझ में आया फॉर्मूला। यस सर। फॉर एग्जांपल हमारे जिंक के केस में और कॉपर के केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये वाली साइड ले ली तुमने कॉपर की, ये साइड ले ली जिंक, W जिंक डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ जिंक N ऑफ जिंक, ठीक है, इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर, मोलर मास ऑफ कॉपर अपॉन में N ऑफ कॉपर। ठीक है, अब मान लो मास ऑफ जिंक तुमने निकाल लिया था और मास ऑफ जिंक निकल कर आया था लेट्स से 25 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ जिंक कितना होता है, 65 होता है। ये वैल्यू याद कर लेना, याद नहीं करने की जरूरत है, मतलब ये तुम्हें दी जाएगी पेपर में। एन कितना होगा जिंक का, तो पूरा एन की वैल्यू क्या होगी जिंक के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिंक, 2। 2 करता है। जेरन 2 प्लस चार्ज होता है ना उस पर, तो रिड्यूस होने के लिए 2 करता है, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। इक्वल्स टू कॉपर का मास तुमको निकालना है कितना डिपॉजिट होगा, कॉपर का मोलर मास होता है 63.5। ठीक है, और कॉपर का एन कितना होगा, तो पूरा बताइए। सर 2। 2 होगा, क्योंकि कॉपर में भी 2 प्लस आता है, तो बस आ जाएगा W इस तरीके से निकल के। यही करना है इसके अंदर। अब मैं इसे फिलहाल मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन जब आएगा तो हम ये चीज करते हैं। ठीक है, आई विल शिफ्ट दीज फॉर्मूलाज हियर। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हो गया, जिसको यूज करके हम आज जो क्वेश्चंस करने हैं वो करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन था ना वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे थ्योरी ही बची है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले ये एग्जांपल 3.1 तो खुद ही देख लो। अगला टॉपिक मैंने प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑलरेडी करा दिया है। इसके बाद हमारा बैटरीज वाला टॉपिक बचा है, तो वो और डिस्कस कर लूंगा, और कोरोजन डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो पहले उससे पहले ये एग्जांपल 3.10 आप खुद देखो, सॉल्व करो एक बार इसे, सिंपल सा MIT अपॉन NF वाला फॉर्मूला लगाकर, और इससे आगे फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। 2 मिनट दे रहा हूँ, इसे ध्यान से लिख लो प्रॉपर। हाँ, तो अभी हम ये देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 देखो इंटेक्स क्वेश्चन का। अगर 5 एम्पेयर करंट पास किया जाए, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है, करंट ऑफ 5 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ मेटालिक sorry flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? अच्छा, ये तो अलग ही क्वेश्चन है। ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इसके अंदर, छोड़ो छोड़ो इसको। हाँ, अब ये वाला देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इन टेक्स्ट। ये बोल रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, कूलम्स में निकालना है, यानी क्यू निकालना है आपको, ठीक है, इज नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। तो Cr2O7 2 माइनस के 1 मोल को रिड्यूस करना है। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको 1 मोल, ठीक है। और रिड्यूस करने का मतलब क्या है, देखो पहले तो इसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा। Cr2O7 2 माइनस जो है वो रिड्यूस होकर एक्चुअली Cr3 प्लस देता है। अब ये याद रखने वाली चीज है, या तो एक पेपर में रिएक्शन दिया जाएगा, या आपको वैसे भी आप जब आप पढ़ लोगे ना आगे केमिस्ट्री, अभी तो आप फर्स्ट चैप्टर ही पढ़, थर्ड चैप्टर ही पढ़ रहे हो, जब डी ब्लॉक पढ़ लोगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे रिएक्शन आ गया तो हमें कैसे पता लगेगा कि Cr3 प्लस बनेगा या नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हम, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आता है, देखो x मान के निकाल लेते हैं। तो 2x, ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 7 हो गया -14 इक्वल टू -2। तो x कितना निकल कर आएगा, x आएगा +6। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +6 हो गई। यहाँ पे दिख रही है +3 है, तो कितने का चेंज है, 3 का चेंज है। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, देखो Cr2 है, तो यहाँ पे 2Cr लगाना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है अभी इस रिएक्शन के अंदर, Cr6 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट से 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और Cr के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। अगर 2 एटम्स हैं तो 6 प्लस से 3 प्लस जाने में जो चेंज आया वो 3 का आया, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बेसिकली 6, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ठीक है। 6 प्लस से 3 प्लस जाने में कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, एक्चुअली एक्चुअली इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। तो इसीलिए n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 6, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, वो 6 के बराबर आ गया आपका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। जो मैंने MIT/NF वाला फॉर्मूला लगाया था ना, उससे पहले मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, देखो W इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी ये फॉर्मूला ऐसे था। असल में फॉर्मूले की शुरुआत हुई थी यहाँ से, N इज इक्वल्स टू Q/NF। यहाँ पे जो N है ना, N हटा के इसको हम लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि दोनों N हो गए, उससे कंफ्यूजन हो रही है। तो लेट्स राइट इट, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं इसको, क्योंकि दोनों N से ऐसा लग रहा है डिफरेंस पता नहीं लग रहा क्या चीज़ है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो Q/NF के बराबर होते हैं, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन लिख देते हैं यहाँ पे, कोई सा भी आयन जो डिपॉजिट हुआ है। यहाँ पे हमारा Cr2O7 2 माइनस आयन था, इज इक्वल्स टू Q/NF, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा था, देखो क्वेश्चन में 1 मोल दे रखा था, तो ये आ जाएगा 1। Q आपको कैलकुलेट करना है, N की वैल्यू कितनी निकाली हमने 6, और फैराडे की वैल्यू होती है 96487, ठीक है। तो Q कितना आ जाएगा, बेसिकली 6 इंटू 96487, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 इंटू 96487, ये आ गया 578,578,922। सो 578,922 कूलम, इतना चार्ज पास करना पड़ेगा आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। समझ में आया, हाँ जी तौरा, समझ में आया क्वेश्चन, यस सर। ठीक।
एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं करने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 15 करो पहले, 16 मैं कराऊंगा, 15 आप खुद ट्राई करो। 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, खुद ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज। W इज इक्वल्स टू MIT अपॉन NF लगाएंगे। मोलर मास लिया जाएगा सिर्फ निकल का। किसी ने देखा मैं निकल का मोलर मास कितना होता है? चेक कर सकते हो कहीं से भी, वो तो पेपर में तो दिया जाएगा, आपको याद नहीं करना। क्या होता है निकल का मोलर? 58। कोई 57 भी बोल रहा था, कितना एग्जैक्ट? सर 58.6 है। हाँ 58.6 है तो 58.6 ही रो ना फिर, क्योंकि उसे राउंड ऑफ कैसे कर रहे हो तुम 58 पे? ठीक है, अगर 58.9 होता तो 59 पे राउंड ऑफ कर सकते थे। सिमिलरली 57.8 होता तो, या 57.9 होता, 0.1 का राउंड ऑफ करते हैं, उससे ज्यादा का राउंड ऑफ नहीं करते। ठीक है, करंट दे रखा है 5 एम्पेयर आई थिंक, यस। टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं? टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, ये मत भूलना कोई भी। टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे 20 × 60 करके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे क्योंकि निकल पे 2+ चार्ज होगा, और फैराडेज कांस्टेंट 96500 ले लो। इसमें 487 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं। आ जाएगा आपका मास किस में? ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो अगला अगला क्वेश्चन करते हैं, आप सॉल्व कर लेना जो भी आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखो अब। तो 16 में क्या है? 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स ABC कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट। इस बार एक सेल नहीं है, 3 अलग अलग सेल्स की बात की जा रही है। ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर वाज पास्ड। तो करंट पास किया 1.5 एम्पेयर का। ठीक है, उससे हमने देखा कि तीनों सेल में से, अच्छा 3 सेल में यहाँ लिख भी देता हूँ, 3 सेल हैं कौन कौन से। पहला है जिंक सल्फेट, दूसरे सेल में है सिल्वर नाइट्रेट, तीसरे सेल में कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये 3 सेल हैं। तो इस सेल